अभी हमने अपने जो पहले लेक्चर के अंदर देखा था, हमने जो वेक्टर कर्वीलिनियर वाला सिस्टम था, जो 3 डायमेंशनल सारा सिस्टम था। अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल जो सीखा है वो उसके लिए लिख लिया हमने n डायमेंशनल स्पेस के लिए। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट्स की बात कर दी कि अब हम सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिखा करेंगे जो हम इंडेक्स को यूज कर रहे हैं, लाइक x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn है। ठीक है, ये हम अब कहाँ लिखा करेंगे? सुपरस्क्रिप्ट के अंदर। ये आपके पास आ गया। इसी तरह x बार 1 x बार 2 अप टू सो ऑन x बार n हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। इसके अंदर कंपोनेंट्स हम क्या करेंगे? a1 a2 a3। अच्छा, अब मैं जो दूसरी बात यहाँ पर बताने लगा हूँ कि हम पहले जो पिछले चैप्टर के अंदर हमने नोटेशन यूज की थी, कंट्रा वेरिएंट के लिए हमने कैपिटल C1 लिख लिया था और कोवेरिएंट के लिए हमने लिख लिया था स्मॉल c1। लेकिन इस चैप्टर के अंदर अब हम जो नोटेशन यूज करेंगे कंट्रा वेरिएंट के लिए, हम इंडेक्स लगाएंगे ऊपर a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। ठीक है, कोवेरिएंट के लिए हम लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। ठीक है, ये अगर हम इंडेक्स लगाएंगे नीचे a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, तो ये क्या होंगे? कंपोनेंट्स ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, ताकि हम वो स्मॉल c कैपिटल C, स्मॉल a कैपिटल A, कंट्रा के लिए कैपिटल लिखते रहें, उसके लिए स्मॉल लिखते रहें। हम इंडेक्स की ही बात कर लेते हैं। जब हम इंडेक्सेस नीचे लगाएंगे तो वो आपके पास होगा कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, जब हम इंडेक्सेस ऊपर लगाएंगे तो वो आपके पास क्या होगा? कंट्रावेरिएंट। और ये दोनों कंपोनेंट्स हमने डिफाइन किए हैं इसके अंदर, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। और अगर हम बात करेंगे बार वाले में तो कंट्रावेरिएंट के लिए a बार 1 a बार 2 अप टू सो ऑन a बार n आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और कोवेरिएंट के लिए क्या आ जाएगा? a बार 1 a बार 2 अप टू सो ऑन a बार n। नीचे इंडेक्सेस आ जाएंगे। ये क्या है आपके पास? अब कोवेरिएंट है और ये आपके पास क्या है? कंट्रावेरिएंट है। और ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है? x बार 1 x बार 2 x बार 3 अप टू सो ऑन x बार n के अंदर। और हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये भी आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, लाइक xk इज अ फंक्शन ऑफ x बार j, यानी कि xk वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बार वाले के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और जो बार वाले हैं से x बार j वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपके पास विदाउट बार वाले कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं इन कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव लेने लगूं, क्योंकि ये सारे a1 a2, ये a1 क्या है? फंक्शन है x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn का। a2 भी आपके पास क्या है? फंक्शन है x1 x2 अप टू सो ऑन xn का। और इस तरह ये मामला n तक चलता रहता है। तो अगर मैं डेरिवेटिव लेने लगूं a1 का, जैसे हम लेते नहीं रहे हैं कि a वेक्टर था आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर a1 i प्लस a2j प्लस a3k, तो हम पार्शियल a बाय पार्शियल x भी करते थे, पार्शियल a बाय पार्शियल y भी करते थे, पार्शियल a बाय पार्शियल z भी करते थे। तो आपके पास डेरिवेटिव्स आ जाते थे, पार्शियल a1 बाय पार्शियल x, पार्शियल a2 बाय पार्शियल x, इस तरह आपके पास आते जाते थे। और हम इसका डेरिवेटिव बार वाले कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट से भी ले सकते थे। तो इसी तरह अगर मैं a1 का डेरिवेटिव लेने लगूं x बार 1 के रिस्पेक्ट से, तो a1 डायरेक्ट फंक्शन है इसका, जिसका मतलब क्या हुआ? a1 इज अ फंक्शन ऑफ x1 और x1 फंक्शन है x1 बार x2 बार अप टू सो ऑन आगे चलता जाता है x बार n तक। ठीक है, फिर इसी तरह x2 और x2 फंक्शन है x बार 1 x बार 2 अप टू सो ऑन x बार n, और ये मामला आगे चलता रहता है। तो हम यहां पर क्या किया करेंगे? a1 का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेंगे? x किसके रिस्पेक्ट से? j के रिस्पेक्ट से, और फिर j वाले कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव आ जाया करेगा 1 के रिस्पेक्ट से, या कोई भी इंडेक्स की हम इसके अंदर बात कर लिया करेंगे। तो ये बात आप लोगों ने जो कंट्रावेरिएंट है और कोवेरिएंट के, अब हम इंडेक्स जो है वो ऊपर लगाएंगे कंट्रावेरिएंट के लिए और इंडेक्स लगाएंगे नीचे कोवेरिएंट के लिए। ठीक है, एक और छोटी सी बात जो हमने याद रखनी है, जो हम आगे यूज किया करेंगे
कि अगर आपके पास जैसे भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखा था वेक्टर के लिए कि आपके पास, अब ये मैं कंट्रावेरिएंट के लिए लिख रहा हूं, ए जे डिफाइंड है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर और उसको हम रिलेट कर रहे हैं दूसरी क्वांटिटीज के साथ, से ए बार आई, तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगता था पार्शियल एक्स बार आई और पार्शियल एक्स जे, और यहां समेशन आ जाता था j इज इक्वल टू 1 to 3 या j इज इक्वल टू 1 to n। 3 डायमेंशन है तो 3 तक चला गया, n डायमेंशन है तो n तक चला गया। तो बार बार हम यहाँ पे समेशन का वर्ड यूज करें, हम समेशन कन्वेंशन यूज करेंगे क्योंकि अब हमने टेंसर एनालिसिस के अंदर n डायमेंशन स्पेसेस की बात करनी है। आपके पास जो कर्वीलिनियर था 3 डायमेंशन स्पेसेस के अंदर था, वो वाली बात हमारी वहां पर खत्म हो गई है। अब हम इसके अंदर क्या काम करेंगे, n डायमेंशन स्पेस का। जब भी कहीं पे n डायमेंशन स्पेस की बात नहीं होगी तो फिर हम स्पेसिफाई करेंगे कि यहाँ पर इंडेक्स की जो वेरिएशन है वो कहां तक है आपके पास, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वांटिटी है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अप टू सो ऑन an xn, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, ai xi समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब जब भी हमने इसके अंदर बात करें टेंसर के अंदर तो n तक जाना है, तो बजाय कि हम हर दफा लिखें, हम इसको लिखा ही ना करेंगे और इसको कहेंगे कि ये बराबर है ai x, और सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं तो इस तरह लिखते जाएंगे। तो हम बार बार लिखने की बजाय हम क्या किया करेंगे, समेशन का लफ्ज नहीं लिखेंगे और कहेंगे कि जो भी समेशन हो रही है वो आपके पास n तक ही हो रही है, ठीक है। अगर समेशन नहीं लिखी लगी हुई तो इसका मतलब क्या है, वो n तक हो रही है। और कोई भी इंडेक्स जो कि आपके पास रिपीटेड है, लाइक यहां पर आपके पास i इंडेक्स एक टर्म के अंदर रिपीट हो रहा है, तो समेशन जो है वो उस इंडेक्स के ऊपर लगी हुई है। सो एन इंडेक्स which is repeated in a given term is called dummy index। ये अब आपके ज़हन में बात होनी चाहिए कि डमी इंडेक्स जो है वो क्या है, कि कोई भी आपके पास जो टर्म आ रही है उसके अंदर जो इंडेक्स रिपीट हो रहा है AIXI जो बना हुआ है वो आपके पास क्या है, डमी। डमी का मतलब है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम उसकी जगह कोई और इंडेक्स भी लगा सकते हैं एंड समेशन कन्वेंशन इज अप्लाइड ऑन इट। समेशन कन्वेंशन कि हम उसके ऊपर जो है वो समेशन कन्वेंशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। समेशन कन्वेंशन का मतलब कि हमने जो ये सम का टर्म नोटेशन हमने लिखी है, अब हम इसको नहीं लिखा करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये 1 से लेकर n तक ही है। जैसे अभी हम ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल देखते हैं, ये आपके पास क्या है, i j इज इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब j रिपीट हो रहा है आपके पास 1 से n तक। यहाँ पे j की जगह कोई और टर्म भी हो सकती थी आपके पास, ठीक है। So an index which is repeated in a given term is called dummy index। यहाँ पर आपके पास कौन सा इंडेक्स रिपीट हुआ हुआ है, j रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है। हम इसको इस तरह भी फिर लिख सकते हैं, पार्शियल x बार i ओवर पार्शियल x j a j, और ये j आपके पास डमी है तो इसका मतलब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पार्शियल x बार i ओवर पार्शियल x k a k, क्योंकि k का मतलब भी वही है, k इज इक्वल टू 1 to 3 अप टू सो ऑन है। j का मतलब भी वही है, जैसे मैंने यहाँ पर इस वाले सम को लिखा था AIXI, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता था AKXK और k के ऊपर समेशन लगा देता k इज इक्वल टू 1 to n और समेशन कन्वेंशन यूज करते, सो AKXK, ठीक है। सो एन इंडेक्स व्हिच इज रिपीटेड इन अ गिवन टर्म इज कॉल्ड डमी इंडेक्स और उसके ऊपर हमने समेशन कन्वेंशन लगाई हुई है। और जो फ्री इंडेक्स होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसके वो वाले कंपोनेंट को। जैसे इस वाली टर्म के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास j डमी इंडेक्स है, i क्या है, फ्री इंडेक्स। सो राइट हैंड साइड के ऊपर भी आपके पास जो फ्री इंडेक्स बच रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास वही फ्री इंडेक्स होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास क्या है,
वही फ्री इंडेक्स है i, और i रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस पर्टिकुलर इक्वेशन को, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को। इसका मतलब ये i जो है ये आपके पास i इज इक्वल टू 1 2 3, अब चूंकि हम n डायमेंशन के अंदर बात करेंगे तो सारे इंडेक्सेस हमारे पास n तक हैं, तो ये इसका मतलब a बार 1 वाला कंपोनेंट हो जाएगा, a बार 2 वाला हो जाएगा, a बार 3 वाला हो जाएगा, अप टू सो ऑन सारे a बार n तक आ जाएंगे, ठीक है। और ये वाले कंपोनेंट आपके पास क्या है, a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। तो जो हमने लास्ट चैप्टर कर ली के जो दो क्वेश्चन किए थे, आपने देखा होगा कि वहां पे सेट ऑफ 3 इक्वेशंस था, c1 बार c2 बार c3 बार आर रिलेटेड विद c1 c2 c3, ठीक है। तो वो 3 इक्वेशंस थी और उन 3 को हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में यूजिंग फ्री इंडेक्स की नोटेशन को यूज लेते हुए हमने उसको इस तरह लिख दिया था। अब हमने यहाँ पर बात डमी इंडेक्स की भी कर दी है, ये बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए, और फ्री इंडेक्स वाली भी कर दिया है। तो ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखा है इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इफ n क्वांटिटीज it is a1 a2 a3 up to so on an defined in a coordinate system x1 x2 x3 with n other quantities a1 bar a2 bar a3 bar up to so on a bar n in another coordinate system by the transformation rule और ट्रांसफॉर्मेशन रूल कौन सा है, ये मैंने लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन रूल सारा लिखा है, ये यहां तक भी वही ट्रांसफॉर्मेशन रूल है। आगे जस्ट मैंने समीशन कन्वेंशन को यूज करते हुए समीशन का साइन खत्म किया है, और जो मैंने डमी इंडेक्स वाली बात किया है वो डमी इंडेक्स से ये मैंने बता दिया, ठीक है। सो बेसिकली ये इसी की आगे सिंपलीफिकेशन है। सो इफ n क्वांटिटीज a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, जो कि आपके पास ये हैं, ये n क्वांटिटीज हैं a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, ये किसके अंदर डिफाइंड है, डिफाइंड इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, क्योंकि n क्वांटिटीज डिफाइंड है n कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, हम n डायमेंशन स्पेस के अंदर कर रहे हैं, और ये जो विद n अदर क्वांटिटीज a1 बार a2 बार a3 बार इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्या है, x बार 1 x बार 2 अप टू सो ऑन x बार n, ठीक है। और वो किस तरह रिलेट हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन रूल के तहत कि a j a बार i, आपके पास यहाँ पे डेरिवेटिव पार्शियल x बार i और पार्शियल x j, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, बार वाली टर्म आपके पास ऊपर आ रही है, तो फिर वो क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स by this transformation rule, then this is called, इसके लिए हमारे पास क्या नोटेशन यूज होती है, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर then called the components of contravariant vector or tensor of rank 1, ठीक है। अगर अभी आपके पास क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन रूल फॉर अ वेक्टर। फिर दोबारा से मैं कहूंगा कि चैप्टर नंबर 7 की जो आपके पास प्रॉब्लम 33 है उसको आप लाजमी देखें, आपको वहां से इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसी तरह इफ n क्वांटिटीज, अब आपके पास वो n क्वांटिटीज कौन सी होगी, a1 नीचे वाले में लिखने हैं, a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, ये डिफाइंड है किनके अंदर, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। उसी तरह की डेफिनेशन को इफ n क्वांटिटीज सबस्क्रिप्ट के अंदर a1 a2 a3 डिफाइंड इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 x3 आर रिलेटेड with n other quantities a1 bar
A2 बार अप टू सो ऑन AN बार, और ये किसके अंदर डिफाइंड है, x बार 1 x बार 2 अप टू सो ऑन x बार n के अंदर। यानी कि हम जो है कोऑर्डिनेट्स के लिए वही नोटेशन लेकर चल रहे हैं, सबस्क्रिप्ट वाली, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स के हमेशा इंडेक्स ऊपर ही आना है, चाहे आप कंट्रावेरिएंट के अंदर है चाहे कोवेरिएंट के अंदर। स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोवेरिएंट के अंदर गया तो जो x कोऑर्डिनेट है उसके भी नीचे इंडेक्स लगा देते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अंदर तो चलो बात ठीक है कि आपका जो है वो कोऑर्डिनेट्स आपने नोटेशन उस तरह की यूज किया, लेकिन एक कई जगह पर आपके पास कोऑर्डिनेट के लिए इंडेक्स ऊपर जा रहा है कहीं नीचे जा रहा है, तो वो अंडरस्टैंडिंग में इश्यू आ जाता है। सो इफ n quantities defined in a coordinate system are related with n other quantities which are defined in another coordinate system x bar 1 x bar 2 up to so on x bar n by the transformation rule। अब क्या है, aj इधर आ गया, लिखने का भी आसान सा तरीका, ये वाली क्वांटिटीज रिलेटेड हैं n अदर क्वांटिटीज दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो उसके लिए मैंने i का इंडेक्स लगा दिया। इंडेक्स आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपने बैलेंस जरूर रखना है उसके अंदर। किस तरह कि यहां पर पार्शियल x बाय पार्शियल x आप पहले लिख लें, और अब आपने इंडेक्स लगाना है। बार वाली टर्म के साथ i आया है, तो बार क्योंकि नीचे आया है ना, हमने कोवेरिएंट के लिए नीचे लिखा है, तो बार के साथ हमने लगा दिया i, और ये j बच गया तो ये j हमने ऊपर लगा दिया, ठीक है। और j के ऊपर आपके पास समेशन है, अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, एन इंडेक्स व्हिच इज रिपीटेड इन अ गिवन टर्म is called dummy index and summation convention is applied। So basically यहां पर आपके पास लिखा हुआ है j is equal to 1 to n, और साथ हम provided i is equal to 1 2 3 up to so on n कह देते हैं। अगर आप इसको वापस जाके कंपेयर करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रूल, जो क्वेश्चन नंबर 34 मेरे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के चैप्टर 7 के अंदर मैंने प्रूव किया है, सेम कोवेरिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन रूल है। जस्ट हमने क्या किया है, वहां पे u1 u2 u3 थे, हमने यहाँ पे x1 x2 x3 u1 बार u2 बार u3 बार थे, x बार 1 x बार 2 x बार 3 कर दिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल है, which by using summation convention क्या होगा, ये चीज आपके पास उड़ जाएगी, और हमें इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम n के लिए ही बात कर रहे हैं, और ये i रिप्रेजेंट कर रहा है फ्री इंडेक्स को, क्योंकि यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर i फ्री इंडेक्स क्या है आपके पास, ये आपका क्या है, फ्री इंडेक्स, और j क्या है आपके पास, डमी इंडेक्स, ठीक है। तो डमी इंडेक्स आपके पास गिवन टर्म के अंदर रिपीट हो रहा होता है, और फ्री इंडेक्स आपके पास फ्री होता है जो उस इक्वेशन को, उस कंपोनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। सो इफ n क्वांटिटीज इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की इस तरह रिलेट हो, देन दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर और टेंसर ऑफ रैंक 1, ठीक है। और रैंक 1 का हमने कहां से साथ लगाया है कि यहां पर जो पार्शियल x j बाय पार्शियल x बार i वाली टर्म आई है वो एक टर्म आई है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको कह दिया कि इसका रैंक जो है वो 1 है। अब हम जाते हैं टेंसर ऑफ रैंक 2 के ट्रांसफॉर्मेशन रूल को लिखने की तरफ। जो इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि टेंसर जो है वो फिजिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो मैं बाद में एक प्रॉपर फिजिकल लेक्चर भी दे दूंगा, वहां से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। अब बहरहाल आपने हम जाते हैं n स्क्वायर की तरफ कि टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन रूल को हम लिखने लगे हैं हायर डायमेंशंस के अंदर आप जाने लगे हैं, यानी कि हायर रैंक्स के लिए। तो यहां पर हम बात करते थे n क्वांटिटीज की, ठीक है। अगर आपके पास n क्वांटिटीज की बजाय n स्क्वायर क्वांटिटीज हो जाए, n क्वांटिटीज की बजाय आपके पास क्या हो जाए, n स्क्वायर क्वांटिटीज। n क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रो की मदद से, ठीक है। जैसे आपके पास a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an तक चलेंगे। अगर हमारे पास हो n स्क्वायर क्वांटिटीज, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, n स्क्वायर को हम एक मैट्रिक्स बन जाएगा एक किस्म का। यहां पर क्या आ जाएगा, a11 a12 मैं कह सकता हूं a13 a1n 21 22 23 2n और अप टू सो ऑन an1 an2 an3 अप टू सो ऑन ann। ये कितनी क्वांटिटीज हैं आपके पास, n स्क्वायर क्वांटिटीज, ठीक है। इफ n स्क्वायर क्वांटिटीज आर रिलेटेड विद
ए इन क्वांटिटीज को इस तरह लिख लेता हूं, A11 A12 कोवेरिएंट के लिए मैं लिखने लगा हूं पहले, ये मैंने ऊपर कंट्रावेरिएंट लिखा, या कंट्रावेरिएंट के लिए ऊपर का फार्मूला लिखा हुआ उसी को लेके चलते हैं। A11 12 13 अप टू सो ऑन A1n, फिर क्या आ गया 21 22 अप टू सो ऑन 2n, और इसी तरह आप चला सकते हैं ANn तक। ये डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह है। इफ n क्वांटिटीज थी, हमने क्या ले ली, n स्क्वायर क्वांटिटीज। A11 ये हमने सारी डिटेल मैंने आपको बता दी कि n स्क्वायर किस तरह आपके पास बननी है, और ये सारी डिफाइंड होंगी किसके अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपके पास n डायमेंशन ही रहेगा ना, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn तक। These are related with n square other quantities, n square other quantities या n square other n square quantities, और वो आपके पास किस तरह की होगी, बार के साथ, a बार 11 a बार 12 अप टू सो ऑन a बार 1n, फिर a बार 21 a बार 22, और ये इसी तरह जिस तरह मैंने ये सारी ऊपर लिखी हैं, या ये मैट्रिक्स के साथ मैंने बताने की कोशिश किया है। ये n स्क्वायर का आपके पास हो जाता है ना, जैसे आपके पास 1 1 1 2 होती है, तो ये 2 डायमेंशन है आपके पास, दो कंपोनेंट आपके पास आ जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ 2 1 2 2, तो ये 2 by 2 आपके पास आ गया, जिसका मतलब 2 स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पर है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है 3 by 3 का। ठीक है, तो 3 by 3 का मतलब 3 स्क्वायर आपके पास हो गया। ठीक है, तो ये मैंने n स्क्वायर क्वांटिटीज आपको लिख के बताई है कि किस तरह की हो रही हैं। These n square quantities जो हैं ये डिफाइंड होंगी किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। These are defined in x bar 1 x bar 2 up to so on x, तो ये x bar n कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके पास डिफाइंड है, and these are defined by the transformation rule। अब ये इसके लिए हम क्या लिखने लगे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रूल। आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसको समझना है। ये वाली क्वांटिटीज हैं आपके पास n स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटीज हैं n स्क्वायर, a बार n तक हम जा रहे हैं। ठीक है, ये डिफाइंड है x बार 1 x बार 2 प्लस 1 x बार n के अंदर। हम लिख रहे हैं सब सुपरस्क्रिप्ट वाले, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखने लगे हैं। अब ये वाली जो क्वांटिटीज हैं, से मैं इनके लिए इंडेक्स की नोटेशन यूज कर सकता हूं p q। ठीक है, p और q का मतलब क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन n। तो p की जगह मैं एक दफा a p q को ओपन करके आपको बता देता हूं कि a p q के अंदर n स्क्वायर क्वांटिटीज मौजूद हैं कि नहीं है। ठीक है, तो a p q के अंदर p और q क्या है आपके पास, 1 2 3 अप टू सो ऑन n। ये मैं एक दफा पहले भी आपको बात बता चुका हूं कि अब जो इंडेक्स हम लिख रहे हैं उसका मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक ही है। तो p आ गया, q की जगह 1 आ गया, p आ गया, q की जगह 2 आ गया, p आ गया, q की जगह 3 आ गया, अप टू सो ऑन p आ गया, n आ गया। अभी मैंने पूरी इंडिसेस की वेरिएशन नहीं दी। ठीक है, ये अब p की जगह क्या आएगा, 1 1, फिर p की जगह 2 1 3 1 अप टू सो ऑन n 1। इसके अंदर से कितनी क्वांटिटीज आ गई, n क्वांटिटीज। इसके अंदर से कितनी आएगी, 1 2 1 3 2 2 3 2 4 2 अप टू सो ऑन a and 2। n क्वांटिटीज यहां से आ गई, n यहां से आ गई, 1 3 2 3 3 3 अप टू सो ऑन n 3, और इसी तरह सारा चलता जाएगा। n यहां से आई, n यहां से आई, n यहां से आई, अप टू सो ऑन हर एक से n क्वांटिटीज में से n क्वांटिटीज आई। तो टोटल क्वांटिटीज, टोटल टर्म्स जो हैं वो कितनी होगी इसकी, n स्क्वायर। सो मैंने ये जो n स्क्वायर क्वांटिटीज थी उनको लिख दिया a p q से। तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि मैंने इंडेक्स जो है n स्क्वायर क्वांटिटीज के लिए क्या किया है। सो इफ n स्क्वायर क्वांटिटीज a p q are related with n square other quantities। अब इनके लिए भी मैं इंडेक्स लिख सकता हूं ना, कि फॉर एग्जांपल मैं इसको इंडेक्स लिख देता हूं a बार i j। आप अपनी मर्जी से कोई भी इंडेक्स लिख सकते हैं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये इतने ज्यादा डिफरेंट इंडेक्सेस कहां से आ रहे हैं। आपने ख्याल रखना है कि p q से डिफरेंट इंडेक्स लेना है। वो जितने भी अल्फाबेट्स हैं, लैटिन वर्ड्स हैं, कहीं भी ग्रीक लेटर्स हैं, आप उनको यूज करके कोई भी आप इधर लिख सकते हैं।
हमने एक दफा पी क्यू लिखा है, इधर हमने लिख दिया कि ये जो n स्क्वायर अदर क्वांटिटीज हैं वो हैं a बार आई जे। ठीक है, हम n क्वांटिटीज के लिए क्या लिखते थे, a बार j, a बार i लिखा था हमने, a j लिखा था, a बार i लिखा था। तो अब ये रिलेट करने लगे हैं हम किसके साथ, a बार i j। इफ n स्क्वायर क्वांटिटीज are related with n square other quantities by the transformation rule, partial x by partial x, partial x by partial x। यहां पे एक टर्म थी आपके पास partial x और partial x टाइप, ठीक है, यहां पर क्या आएंगी, दो टर्म्स, क्योंकि n स्क्वायर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, कंट्रावेरिएंट के अंदर है, यहां बार वाली टर्म किसके साथ लगी है, ऊपर वाले इंडिसेस के साथ। हमने बार वाली टर्म यहां पर लगा दी ऊपर। इंडेक्स कौन सा है, i और j, i और j। अब ये जो दूसरे दो इंडेक्स बचे हैं इनको हमने लिख दिया यहां नीचे। ठीक है, so if n square quantity is defined in a coordinate system with n square other quantities defined in another coordinate system by this transformation rule, यहां पर अब आपके पास जो समीशन है वो किसके ऊपर लगा हुआ है, p के ऊपर और q के ऊपर, और हमने समीशन कन्वेंशन यूज करके इसको यहां से हटा दिया हुआ है। ठीक है, एक किस्म का यहां पर आपके पास समीशन p is equal to 1 to n, समीशन q is equal to 1 to n लिखा हुआ था, और साथ लिखा हुआ था i और j भी आपके पास है 1 2 3 up to so on n तक। लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि हमें समीशन कन्वेंशन के बारे में पता है कि अब हमारे सारे इंडेक्सेस जो हैं वो 1 से लेकर n तक हैं, और जो भी इंडेक्स किसी टर्म के अंदर रिपीट हो रहा है वो क्या है, आपके पास डमी इंडेक्स है। ठीक है, तो इस वजह से जो डमी इंडेक्स है उसके ऊपर समीशन कन्वेंशन अप्लाई हो रही है, और हम यहां पर समीशन कन्वेंशन नहीं लगा रहे। तो अगर इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन रूल होगा तो दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल ऑफ अ टेंसर, और ये कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर ऑफ रैंक 2 है। टेंसर, अब ये टेंसर भी कौन सा होगा, कंट्रावेरिएंट, कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक है, तो अब आपने हमेशा के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल हमने लिखने का तरीका सीखा है, इसको जहन में बिठा लेना है कि ये हमने कैसे लिखा है। हम इसको दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं किसी और इंडिसेस के साथ कि आपके पास n स्क्वायर क्वांटिटीज हैं और वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके पास लिखी हुई हैं और आप उसको किसी और के अंदर लिखने लगे हैं। तो से आपके पास a है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर n स्क्वायर क्वांटिटीज हैं, एंड दीज n स्क्वायर क्वांटिटीज आर रिलेटेड विद n स्क्वायर अदर क्वांटिटीज। से मैंने c d लिख दिया। ठीक है, by the transformation rule, partial x bar c over partial x a, partial x bar d over partial x b, then these components which are related by this transformation rule are the components of a contravariant tensor of rank 2। अगर इसके अंदर कभी कोई टर्म आप ऐड होती हुई देख रहे होंगे तो फिर वो टेंसर नहीं होगा। ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है, क्योंकि जो टेंसर है वो सिर्फ इतने से ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रहा है। वेक्टर के लिए हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, और टेंसर के लिए जस्ट हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के या टेंसर के, इनके ऊपर इंडिसेस इकट्ठे आ सकते हैं। ये जो x बार के ऊपर c लिखा है, c के साथ आपने d नहीं जोड़ देना। अगर आप इस तरह लिख देंगे x बार c d तो वो गलत है, क्योंकि आपके पास x बार c d कोई चीज ही नहीं है। आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x बार 1, x बार 2 अप टू सो ऑन x बार n। आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते x a b, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आपके पास इस तरह की कोई चीज अभी तक हमने डिफाइन नहीं की। हमने कोऑर्डिनेट्स जो डिफाइन किए हैं वो क्या डिफाइन किए हैं, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो लिखते हुए गलती कर देते हैं समटाइम्स कि a के साथ a b दो इंडिसेस लगे हुए हैं, तो पार्शियल x के ऊपर भी दो इंडिसेस लगा के a की टर्म लिख के टेंसर ऑफ रैंक, व्हिच इज रॉन्ग। ठीक है, तो आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल को जहन में रखना है। सिमिलरली आप डिफाइन कर सकते हैं कोवेरिएंट के लिए, इफ n स्क्वायर क्वांटिटीज जिनके इंडिसेस क्या हो नीचे, जिस तरह यहां पर आपके पास सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, अगर आपके पास इस वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं आपके पास, अगर ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएं लाइक a11 a12 a13 अप टू सो ऑन
A1n फिर A21, ये आपके पास चलता रहा n तक। ये क्या है? n स्क्वायर क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज। और ये किसके अंदर आपके पास डिफाइंड है? x1 x2 अप टू सो ऑन xn कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। If these n square quantities which are defined in a coordinate system x1 x2 x3 are related with n square other quantities, मैं वैसे ही आगे चला जाता हूं, a n n, ये भी क्या है? n स्क्वायर क्वांटिटीज हैं, और ये डिफाइंड है x बार 1 x बार 2 अप टू सो ऑन x बार n के अंदर। और ये किस तरह रिलेटेड है? बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रूल। ये मैं नीचे वाली रेज कर देता हूं, नीचे आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आए तो इसको आप 2 दफा देखें, 3 दफा देखें, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखें। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन रूल, जिसकी मदद से हम आगे हर चीज को साबित करेंगे कि ये चीज टेंसर है या नहीं है। हमें कहीं गिवन हो कि एक लिख के इंडिसेस के साथ A B C D लिख दिया हमारे पास इंडिसेस के अंदर, A के ऊपर B C D लिख दिया इंडिसेस, और कह दिया कि ये गिवन है टेंसर है, तो इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रहा है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल आप आंखें बंद करके भी लिखना चाहें तो आप लिख सकें, ठीक है। सो इफ n स्क्वायर क्वांटिटीज जिनके अंदर सबस्क्रिप्ट के अंदर है आर रिलेटेड विद n स्क्वायर अदर क्वांटिटीज व्हिच आर डिफाइंड इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दीस आर रिलेटेड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं इसको कहता हूं a i j, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूं a p q बार, एंड इफ दीस आर रिलेटेड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रूल a i j नीचे आ गया, और ये रिलेटेड है a बार p q। ट्रांसफॉर्मेशन रूल के लिए 2 n स्क्वायर क्वांटिटीज हैं, तो आपके पास यहां पे 2 टर्म्स आ गई। बार वाली टर्म के साथ इंडेक्स लगा हुआ है p और q, और बार के साथ इंडेक्स p और q कहां है? नीचे, p q नीचे आ गए। इसके साथ क्या है? बाकी क्या बचे? i और j। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन रूल इज फॉर कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल आप आंखें बंद करके कंट्रावेरिएंट के लिए भी लिखना जानते होने चाहिए और कोवेरिएंट के लिए भी लिखना जानते होने चाहिए। गौर करें कि कोवेरिएंट था तो बार वाली टर्म्स आपके पास नीचे आई हैं, ठीक है, और यहां पर इंडेक्स i j नीचे है, वो i j ऊपर चले गए। p q नीचे है तो p q नीचे आ गया और बार वाली टर्म आ गई। यहां पर इसको देखें, लेफ्ट साइड से गौर करना शुरू करें, एक साइड से अपने माइंड में रख लें और उसके कोरिस्पोंडिंग आपको पता लगता जाएगा। a बार i j जो है ये ऊपर है, तो इसका मतलब राइट साइड पे जो इनके अंदर डेरिवेटिव्स वाली टर्म आ रही है पार्शियल x बार i पार्शियल x बार j, वो ऊपर आनी चाहिए। तो पार्शियल x बार i ऊपर है, पार्शियल x बार j ऊपर है, तो वो p वाली टर्म्स जो है वो नीचे आ गई, ठीक है। दूसरी बात, डमी इंडेक्स आप कोई भी लगा सकते हैं, p q की जगह r s t जो दिल करता है आप लगाएं, तो वो यहां पर भी आपके पास आता जाएगा। फ्री इंडेक्स इधर भी आपके पास i j है, यहां पर भी i j है। इसी तरह यहां पर भी फ्री इंडेक्स क्या है? p q, इधर भी आपके पास क्या है? फ्री इंडेक्स p q। अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, n स्क्वायर क्वांटिटीज थी तो आपके पास क्या बन जाएगा? n क्यूब क्वांटिटीज आ जाती हैं। इफ n क्यूब क्वांटिटीज आर डिफाइंड इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 x3 up to so on xn are related with n cube other quantities, जिस तरह हमने यहां पे लिखा है n square quantities, ये है n square are defined in a coordinate system। तो अगर हम n cube quantities ले लें और उसको रिलेट कराएं n cube other quantities which are defined in another coordinate system, और उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखें, तो पहले हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि n cube quantities हो भी सकती हैं। तो हमने n square को देखा था कि पहले n को देखा था तो आपके पास एक ऐसे करके रो सी बन रही थी जिसको आप रो वेक्टर कहते हैं, और जब हम n स्क्वायर की तरफ गए तो आपके पास ये वेक्टर बन गया पूरा का पूरा मैट्रिक्स, तो n स्क्वायर आ गई। तो n क्यूब के लिए क्या होगा? इस मैट्रिक्स को आप एक और डायमेंशन के अंदर एक्सटेंड कर दें, तो इसका मतलब टेंसर का भी ताल्लुक डायमेंशंस के साथ है कि हम डायमेंशंस जो हैं कंपोनेंट्स की वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। 2 तरह के वर्ड डायमेंशन के टेंसर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर दोनों के अंदर कंफ्यूजन हो जाती है। एक डायमेंशन है कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो n डायमेंशनल स्पेस के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, और एक एनालिसिस है डायमेंशन का कि जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं
वो कितनी डायमेंशन तक एक्सटेंडेड है। तो जब आपके पास ये जो चीज एक्सटेंड होने लगी है, जिसके अंदर आपके पास डायरेक्शन ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी हैं, एक से ज्यादा डायरेक्शंस आपके पास आते जा रहे हैं कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस चीज को समझने के लिए हमें टेंसर्स की जरूरत पड़ी, हमें ज्यादा इंडेक्सेस को लगाने की जरूरत पड़ी। जैसे ये एक रो वाली बात थी हमारे पास, तो हम एक इंडेक्स की मदद से समझ सकते थे। मैट्रिक लेवल के अंदर भी आपने मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो वहां पर आपको दो इंडेक्सेस को लगाकर मैट्रिक्स को लिखना आ गया। ठीक है, अब जब हम आगे जाते जा रहे हैं और हाई डायमेंशन के अंदर देखना काम शुरू कर रहे हैं, तो फिर कंपोनेंट्स को देख रहे हैं। अब यहां पर भी जो हमने कंपोनेंट्स देखा था n डायमेंशन स्पेस के अंदर था, लेकिन कंपोनेंट्स कितने थे, वो n स्क्वायर टाइप थे। अब वो आपके पास बन रहे हैं n क्यूब। ठीक है, कि ये जो मैट्रिक्स था आपके पास n बाय n का, उसको आप n टाइम इधर भी एक्सटेंड कर लें तो फिर आपके पास n क्यूब क्वांटिटीज बन जाएगी। एक और डायमेंशन की तरफ आप एक्सटेंड कर दें तो आपके पास n4 बन जाएगी, और आप उसको जहां जितने मर्जी इंडिसेस के साथ बड़ा कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली हमें उस चीज को समझना बहुत ज्यादा आसान हो गया टेंसर्स की मदद से, कि n स्क्वायर क्वांटिटीज को हम इस तरह कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है n स्क्वायर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है n क्वांटिटीज को। तो n क्यूब के लिए हमने जस्ट क्या किया, इसी को देखते हुए कि एक इंडेक्स यहां पर अगर हमारे पास a था, हमने एक इंडेक्स और बढ़ाया, n स्क्वायर क्वांटिटीज हो गई। तो हम क्या करेंगे, a b c बढ़ाएंगे, एक इंडेक्स हमने और बढ़ाया, हमारे पास कितनी क्वांटिटीज हो गई, n क्यूब क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, तो n क्यूब क्वांटिटीज के लिए अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखना सिखाता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आपको अगर कोई बात इसके अंदर पूछने वाली हो ट्रांसफॉर्मेशन रूल के हवाले से, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।